आंसर राइटिंग टूल्स और टेक्निक्स क्या होनी चाहिए जो कि आपको एग्जामिनेशन में फायदा पहुंचाए। असल में असूल ये होता है कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू योर क्लाइंट। आपका एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट पर क्लाइंट कौन है? वो आपका एग्जामिनर है। You have to respond to the mind of the examiner. You have to make your examiner happy. You have to satisfy your examiner. ये देखें, ये बुनियादी उसूल होते हैं। जिस चीज को आपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना है, आपने उसकी साइकी को, डिमांड्स को, प्रॉब्लम को पेश नजर रखना है। ये बिजनेस का उसूल है। अब यहाँ आपका क्लाइंट कौन है, परचेजर कौन है आपके उस सर्विस का या प्रोडक्ट का आंसर शीट की शक्ल में? वो आपका एग्जामिनर है। अगर आपने एनालिसिस करना हो कि एग्जामिनर की क्या डिमांड होगी, तो वक्ती तौर पर आप खुद क्लाइंट बन जाएं कि अगर मैं एग्जामिनर हूं और मेरे सामने को आंसर आए तो कौन सा आंसर मुझे खुश करेगा, मुझे हैप्पी करेगा। देखें, ये सारे मसले आसान हो जाते हैं। इसी तरीके से बिजनेस में हम जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर रहे होते हैं तो आप खुद कस्टमर बन जाएं। जरा विजुअलाइज कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर हों तो आप किन शराइत पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस पर फायदा करार देंगे या उस पर उसको इम्पोर्टेंस देंगे। जो आपकी नेसेसिटीज, आपके प्रॉब्लम्स को हल कर रहा हो, आपकी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं कि विच कैन सेटिस्फाई योर वांट्स एंड नीड्स बेटर, यू विल ग्रेड दैट सर्विस और द प्रोडक्ट बेटर विद अदर्स। ये असूल है। अब ये आंसर शीट है। एग्जामिनर को पहली चीज जो टूल्स और टेक्निक्स में इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, लेजिबिलिटी ऑफ द आंसर, कि जो आपने लिखा हुआ है आसानी से पढ़ा जा रहा है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। जिसे हम कहते हैं कि इसका हैंडराइटिंग कितना खूबसूरत है। जिस तरह आपके कोई शख्स पहले मिलता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? अभी आपने बात नहीं की होती, उसके चेहरे के खद्दोखाल, उसकी तराश खराश, उसका ड्रेस कोड, उसकी बॉडी, उसका खड़े होना या आपकी तरफ देखना, उसकी लुक्स, ये सारी चीजें अभी वो बोला नहीं है। यही आपकी आंसर शीट है। जब एग्जामिनर के सामने आई तो उसकी एक साइलेंट लैंग्वेज होती है। आंसर शीट आपकी बोलती है, उसको इंप्रेस करती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हैंडराइटिंग, लेजिटिबिलिटी ऑफ द हैंडराइटिंग। बात जो लिखी हुई है पढ़ी जा रही हो और कन्वीनियंटली पढ़ी जा रही हो। अगर उसे मुश्किल पेश आ रही है, आपके IUNWM में लिखे हुए का उसको पता नहीं चल रहा, तो छोटा 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 सा लिखा हुआ और सारा मिलता जुल रहा है आपस में, तो बताएं। पहली तो बात यह है कि आपने पहले उससे नाराज कर लिया। टूल बेशक एकेडमिकली किताबें तो पता नहीं किस तरह डिफिकल्ट तरीके से उसको पेश करेंगी, ये मैं आपको सही टूल बता रहा हूँ। आसान या नहीं, सही तो उनके भी होंगे, मेरे जरा सिंपल होते हैं क्योंकि मैं जरा कम पढ़ा लिखा हूं ना। कम पढ़े लिखे के फायदे बड़े होते हैं। एक तो वो आसान बात करता है, सीधी सीधी बात करता है। ज्यादा पढ़े लिखों से भी बचना चाहिए, लेकिन आप जरूर पढ़ें। आप मेरे जैसे ना हो, आप जरूर पढ़ें। हमें इतना पता चल गया है कि पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम आपको बताते रहते हैं। वैसे भी मुसलमानों का काम ये है कि खुद करना नहीं है, दूसरे को कहते रहना। तो इसी तरह वैसे ही मुसलमान मैं हूँ, तो दूसरे को कहते रहना ये करो ये करो। दूसरी बात ये है कि आप टू दी पॉइंट रेलेवेंट हो, जो आपसे बात कही गई है वहां से आप स्टार्ट करें। कोई बंदा लंबी चौड़ी तमीज का कायल नहीं है। मैं बताऊं, आजकल दुनिया को सबसे बड़ा मसला पता क्या है? स्केर्सिटी ऑफ टाइम। उसके पास वक्त ही नहीं है। अब देखें, दो तरह के आंसर होते हैं। एक ऐसे है, ऐसे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बाकी तमाम जो आंसर है, कंपल्सरी पेपर्स हों, ऑप्शनल हों, उनकी टेक्निक अलग है। ऐसे की टेक्निक हमने बताया, उसकी फॉर्मेट, उसमें सब हेडिंग हम नहीं डालते। और ऐसे का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आउटलाइन। आउटलाइन में जितने आपने पॉइंट लिखने हैं, पहले आपके जेहन में है, यानी आइडियाज हैं, पॉइंट्स हैं, उतने ही लाइनें आपकी होंगी आउटलाइन की। उतने पॉइंट उसमें होंगे। अगर 12 पॉइंट पर बात कर रहे हैं, 12 आइडियाज आपके पास हैं, तो आपकी आउटलाइन के 12 ही लाइंस होनी चाहिए। 2 लाइनों पर मुश्तमिल हो सकता पॉइंट, यानी कि 12 पॉइंट होने चाहिए आपके। दूसरी चीज ये होती है कि आप कंक्लूजन लाजमी देते हैं।
बाकी इंट्रोडक्शन, बॉडी, ये तो बाकी आंसर्स की भी होती है। ऑप्शनल पेपर, कंपलसरी पेपर, सबका भी आप कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर आप उसको आंसर कैसे करते हैं क्वेश्चन को। और उसमें क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है, रेफरेंसेस भी होते हैं, यानी जो पूछा गया है उसका जवाब आपने देना होता है। ऐसे में भी सवाल का जवाब ही होता है। दूसरे आंसर जो है उसमें आपने आउटलाइन ड्रा नहीं करनी, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपके पास 35 to 40 मिनट्स होते हैं एक, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ऑलमोस्ट। बेहतर तरीका ये है कि इमीडिएटली क्वेश्चन को आंसर करना शुरू कर दें, यानी ये रेलेवेंस की इंतहा है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मुझे टू दी पॉइंट रेलेवेंट जवाब दें, लंबी चौड़ी तमीदें न बांधें। दूसरा, वो ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं पसंद करता एग्जाम में। वो ना कहता है मुख्तसर बात करो, मालूमात ज्यादा से ज्यादा हो आंसर शीट में, लेकिन मुख्तसर तौर पर बयान की गई। तो ये बुलेट्स में, अभी मैंने देखा भी था एक आपका आर्टिकल, तो उसने ना बुलेट्स में लिखा, मुझे अच्छा लगा। यानी ये जो आम आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास 15 पॉइंट है, तो 15 पैराग्राफ तो नहीं बना सकते आप 35 मिनट्स में, तो इतना डिस्क्रिप्टिव होने की जरूरत नहीं। आप बुलेट डालें, 2 लाइनें में पॉइंट बता दें। बुलेट्स का ये फायदा होता है कि एग्जामिनर हर बुलेट को देखता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रैशनलाइजेशन है तो आप बुलेट्स में लिखें, गोया कि आप एग्जामिनर को मजबूर कर रहे हैं कि मेरा ये भी पॉइंट देखो, मेरा ये भी पॉइंट है, मेरा, उसने सरसरी सारे पॉइंट देखते जाने। बुलेट क्या है, आपने सिर्फ एक डैश लगाई लेफ्ट हैंड पर और आगे आपने पॉइंट लिख दिया, फिर डैश लगाई, फिर अगला पॉइंट लिख दिया, डैश लगाई, ये आपके बुलेट्स। क्योंकि आपने वक्त बचाना है। एक और टूल्स और टेक्निक्स में आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने अब फोर्टिफाई करना है, री एनफोर्स करना है विद प्रॉपर रेफरेंस, लॉजिक एंड रीजन। ये जो रेफरेंसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ नॉलेज रिफ्लेक्ट होता है जब आप रेफरेंस देते हैं, पर्टिकुलरली ऑथेंटिक रेफरेंसेस। ऑथेंटिक रेफरेंसेस होते हैं दुनिया में, चूंकि सारी रिसर्च अब्रॉड हुई, तमाम दुनिया की इस दौर की जितनी भी इल्म हैं, इनकी इब्तिदा हुई है वेस्ट में। सोशियोलॉजी देख लें, क्रिमिनोलॉजी देख लें, ज्योग्राफी देख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही उधर, सारी रिसर्च वहां हुई। तो लिहाजा अगर आपने 3 रेफरेंस दे दिए एक आंसर में, वेल प्रिपेयर्ड स्ट्रॉन्ग आंसर आपका काउंट होगा, और विद इन टाइम लिमिट आप कंक्लूड करें, पैनिक में ना जाएं। और दूसरी चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, आपने पेपर जो है, अगर 3 आवर्स आपके पास है, आपने समझना है कि मेरे पास 2 hours and 45 minutes है। हर सूरत आपने 2.25 घंटे में पेपर को खत्म करना है। फिर जो 15 मिनट्स हैं, आपने सारे पेपर से खुद गो थ्रू करना है। ये ह्यूमन साइकी है, जैसे टू एरर इज ह्यूमन। इससे कई ओमिशंस एंड कमीशंस हो चुकी होंगी। दुनिया का कितना भी बड़ा राइटर हो, एक दफा जब लिखेगा तो कई चीजें उससे मिस हो जाएंगी, कई रिपीटेड वर्ड लिखे जाएंगे, कईयों के स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे। तो वो जब आप 15 मिनट दोबारा देखेंगे, आप कई चीजें अपने हाथ से दुरुस्त कर देंगे। और अगर कोई नया पॉइंट आता है, कोई लाइन इंसर्ट करके, वो आपने बीच में डाल भी देंगे। यानी मेरे हिसाब से तकरीबन 5 मार्क्स का काम वो करेंगे, और ये 5 मार्क्स ही होते हैं जो कि आपको लोगों से कंपेटिटिव बना देते हैं। बाकी होता तो असूल यही है कि जो सबसे ज्यादा बेहतर आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उसको सबसे पहले करें, एंड पर वो लेके जाएं जिसके बारे में आपको एम्बिग्युइटी है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड क्लियर, और यू हैव लेस नॉलेज अबाउट दैट, उसको एंड पर लेके जाएं, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन ऐसे में मैं कहता हूं, चूंकि जो आउटलाइन का मसला है और बड़ा लंबा काम है, उसका एक रफ पेज बनाते हैं सारा, पहले उसके सारे पॉइंट रफ वर्क में लिखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यानी जो जो पॉइंट आते हैं लिखते जाते हैं। अब आप ऑर्डर को नहीं देख रहे, लेकिन जब सारे पॉइंट जॉट डाउन कर दिए पेज पर, फिर आपको उसको ऑर्गेनाइज करके उसको आंसर शीट पे जो फेयर है उस पेज पर आप ले जाएं। इस तरीके से आप दूसरे पे बारे में भी कर सकते हैं। अगर आपको देख रहे हैं कि थोड़ा डिफिकल्टी है, तो जरा क्या 2 मिनट जरा लगा लें, जरा विजुअलाइज कर लें, या माइंड में जरा विजुअलाइज करें कि मैं इसको कैसे डेवलप करूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा। ये जो आम
आर्टिकल का आंसर है, मैंने बताया उसमें इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, आप सीधा जवाब शुरू करें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसे की रिक्वायरमेंट है, उसमें बताया जाता है कि ये सारा सवाल है, ये उसका एक्सटेंट है, मैं उसको किस किस अंदाज से डिस्कस करने लगा हूँ।